इस बार सूर्यग्रहण ऐसे योग में लग रहा है जिससे आशंका है कि दुनिया में बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है और जिसकी झलक एक दिन पहले आपने देखी। इजराइल पे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और जिसके बाद इजराइल में तबाही की तस्वीरें। हालांकि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि हमने तबाही मचाई, जबकि इजराइल कह रहा है कि नहीं, हमने उसको डिफ्यूज कर दिया, आसमान में ही मार गिराया। आईडीएफ ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर जो हमले किए वो अपने सबसे आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से किया था और इनमें ईरान की फतेह मिसाइल शामिल है। और इन सब के बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह दावा किया कि उन्होंने अपनी फतेह मिसाइल को तैनात कर दिया है ताकि किसी भी खतरे की स्थिति से निपटने के लिए वो हर वक्त तैयार रहे, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदेशा है कि इजराइल पलटवार करेगा। उधर आईडीएफ ने माना कि इजराइल के हमले में कुछ मिसाइलें इजराइल के एयरबेस पर गिरी हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में कुछ ऑफिस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, लेकिन इजरायली एयरफोर्स पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। ईरान की कोई भी मिसाइल इजराइल के एयरक्राफ्ट या फिर दूसरे एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। दोनों तरफ से दावे अपने अपने हैं, लेकिन इन सब के बीच इजराइल पर जिस तरीके से हमला किया गया उसकी तस्वीरें आप देखिए। जश्न मनाया जा रहा है, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। यहां तक कि ईरान की संसद में भी जश्न मनाया गया है और इसको कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह के मौत का बदला ईरान ने इजराइल से लिया है। जिसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान में जश्न का माहौल है, सड़कों पे लोग जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इसके साथ साथ तस्वीर संसद से भी वहां की आई, वहां पर भी जश्न मनाया गया। तो एक तरफ देखिए इजराइल पर हमला किया गया और दूसरी तरफ ये जश्न की तस्वीरें हैं। इजराइल के ऊपर ईरान ने 200 मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल में एक भी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं है। ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइल से इजराइल में तो कोई नहीं मरा, बल्कि फिलिस्तीनी एक शख्स की मौत हो गई है। अब फिलिस्तीन प्रशासन ने बताया कि उनके इलाके में एक रॉकेट और मिसाइल का हिस्सा गिरने से नुकसान हुआ है, जबकि एक लोगों की मौत हो गई है। सोचिए, हमास फिलिस्तीन, वो इलाका जहां पे हमास के लोग भी रहते हैं, फिलिस्तीनी भी रहते हैं, वहां पे एक रॉकेट गिरा, एक के मरने की खबर आ रही है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इजराइल पर इनको नहीं आना है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि यूएन में अब तक के सबसे खराब उनको तुलना कर दी है, उनका जो कार्यकाल था सबसे अपमानजनक रहा है। और उन्होंने कहा कि इस हमले की निंदा नहीं की गई है, यूएन चीफ ने निंदा नहीं की। लगातार 200 रॉकेट दागे गए, लेकिन यूएन की चुप्पी पर इजराइल बौखला गया और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को इस हमले का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इसका खामियाजा भुगतना होगा, लेकिन एक तरफ ईरान ने हमला करके इजराइल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो ईरान से सीधे जंग लड़े या नहीं। इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में सभी सिक्योरिटी चीफ्स के साथ एक बैठक की और बैठक का मकसद था कि ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर रणनीति तय करना। और इस बैठक में नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट, मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी, शिन बेत हेड के रोनेन बार शामिल हुए और जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई कि अब अगला कदम क्या होगा और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया उसको जवाब कैसे दिया जाए, पहले हूती और हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए या ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इसको लेकर एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और तमाम जो सैन्य बड़े अधिकारी थे उनके साथ एक बैठक हुई है। तो एक तरफ ये रणनीति बन रही है कि दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। लेबनान में दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, यानी अब इजराइल 4 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के मैदान में है। गाजा में हमास के साथ, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, यमन में हूती विद्रोहियों के साथ और अब ईरान में भी उनकी युद्ध जारी है। ईरान इस युद्ध में खुद कूद पड़ा है।
तो 4 फ्रंट पर इजराइल युद्ध लड़ रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक भी जारी है। ईरान के हमले के बाद भी बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक अभी भी जारी रखी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी भी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। यानी अभी भी इजराइल की स्ट्रेटजी यही है कि पहले हिजबुल्लाह को खत्म करो। जिस तरीके से हमास की कमर तोड़ दी गई, उसी तरह पहले हिजबुल्लाह को खत्म करना है, इसके बाद हूती, और फिर मुझे लगता है कि ईरान की तरफ वो रणनीति बना रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ये बेरूत की तस्वीर है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक। दोनों स्ट्रेटजी पर इजराइल अभी काम कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन भी, वहां पे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया किस तरीके से आमने सामने का द्वंद्व युद्ध भी हुआ। और एयर स्ट्राइक की वो तस्वीर आप देखिए, बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इस तनाव में है कि अमेरिका और यूरोप देश को उन्होंने बताया, और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश पश्चिम एशिया क्षेत्र को छोड़ दे तो युद्ध संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ईरान पश्चिमी एशिया में मचे युद्ध और घमासान के लिए अमेरिका और यूरोप को दोषी मानता है। अमेरिका और यूरोप इजराइल को बढ़ावा देते हैं, जो पश्चिम एशिया में अशांति का पूरा कारण है। तो यहां पे देखिए, एक ये भी स्ट्रेटजी है। अब मतलब इसका साफ है कि मिडिल ईस्ट में धधकती ज्वाला की आंच धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच सकती है। इजराइल ने अभी ईरान पर भले ही पलटवार न किया हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस मोर्चे पर भीषण जंग होनी बाकी है, जिसमें न चाहते हुए भी अमेरिका और यूरोप को कूदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हथियारों के मामले में, सैनिकों के मामले में इजराइल से कमतर नहीं है। एक बार अब आप दोनों की ताकत देखिए और समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उसको लाइए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और अब आप देखिए कि ताकत क्या है। ईरान की ताकत आप देखिए, 11,80,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा वो आप समझिए। टैंक की बात करें तो ईरान के पास 1,996 टैंक है, इजराइल के पास 1,370 टैंक है। और नेवल फ्लीट की बात करें कि 101 और 64, ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देखिए यहां पे। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है, इजराइल के पास 612। इस मामले में इजराइल आगे है। डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान का 83,000 करोड़ का है और इजराइल का 2 लाख करोड़, बहुत अधिक है, उनसे कई गुना ज्यादा है। तो ये आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि कौन किस पे कितना भारी है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल कहीं बहुत आगे है। अब थोड़ा सा इस पूरे मामले में देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है, ये आप जान लीजिए। इजराइल के साथ अमेरिका, ईरान के साथ रूस, ये देखिए, ये 2 महाशक्तियां हैं। इजराइल के साथ ब्रिटेन है, इधर ईरान के साथ चीन खड़ा हुआ है। इजराइल के साथ फ्रांस है, ईरान के साथ कतर है। इजराइल के साथ जर्मनी और इधर ईरान के साथ सीरिया है, यानी जो अरब कंट्रीज हैं। इजराइल के साथ जॉर्डन है और ईरान के साथ लेबनान, जिसके ऊपर हमला भी किया गया है। इजराइल के साथ यूएई है और ईरान के साथ इराक है। इजराइल के साथ सऊदी अरब और ईरान के साथ यमन, और जहां के हुती आतंकी भी हमला कर रहे हैं। इजराइल के साथ ऑस्ट्रेलिया और इधर ईरान के साथ तुर्की है, जो खुलकर उनका साथ दे रहा है। इजराइल के साथ जापान है और इधर आप देखिए ईरान के साथ फिलिस्तीन है, जहां युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये आप देखिए किस तरीके से जो ग्रुप वो है बनता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये युद्ध का परिणाम क्या होगा वो आप देख सकते हैं, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों के पास सैन्य क्या तुलना है। अब ईरान इजराइल के बीच जो तनाव हुआ, दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद एक नाम सबको याद आता है, वो है बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणी की चर्चा होने लगी है, जिनके मुताबिक 2024 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और इसके अलावा उनका दावा था कि एक देश वायुविपन टेस्ट में भी आगे आ सकता है, कर सकता है। साथ ही 2025 में यूरोप में बड़ी लड़ाई की भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की थी। अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, लग रहा है कि ये भविष्यवाणी सच हो सकती है क्या, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से पूरी दुनिया 2 खेमे में बढ़ रही है, उसका असर अब आगे धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के सच साबित होने की चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि साल का आखिरी सूर्यग्रहण भी यूरोप में दिखेगा। और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार का सूर्यग्रहण दुनिया पे
कई प्रभाव छोड़ेगा। और ये संयोग है जिसकी वजह से दुनिया भर में राजनीतिक रूप से उथल पुथल भी मची हुई है और आगे मच सकती है। शेयर बाजार से लेकर दुनिया भर में इकॉनमी हिल सकती है। सूर्य ग्रहण के समय बन रहे योग को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो दुनिया भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए हैं और जिससे आशंका है कि सूर्य ग्रहण का योग विश्व का संयोग लेकर आ रही है। ये विश्व युद्ध यहाँ पे हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जिस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है वो कई आशंकाओं को पैदा कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखेगा। हालांकि भारत में नहीं दिखने वाला, लेकिन अब आप जान लीजिए कि कहां कहां दिखेगा। अमेरिका, पेरू, अर्जेंटीना, यूनिस, फिजी, ब्राजील, चिली, हवाई, उरुग्वे, बेका आइलैंड, न्यू चिली और मैक्सिको में। ये वो देश है जहां पर सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो ये अच्छी बात है कि भारत में सूर्य ग्रहण इस बार आपको नजर नहीं आएगा। अब थोड़ा जान लीजिए टाइमिंग क्या है। सूर्य ग्रहण 9:12 से शुरू होकर रात 3:17 तक रहेगा, जो फिलहाल भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, यानी भारत पर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अब खबर बिहार से। एक तरफ दुनिया में युद्ध को लेकर टेंशन है और दूसरी तरफ बिहार में फुल ऑन सियासत जारी है। बिहार में की राजनीति में एक और पार्टी की एंट्री हो चुकी है। ये पार्टी है प्रशांत किशोर की जन सुराज, जो आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। यानी वो प्रशांत किशोर जो पहले दूसरी पार्टियों के लिए रणनीति तैयार करते थे, अब वो ऑफिशियली खुद नेता बनकर अपनी पार्टी की रणनीति बनाएंगे। लेकिन पीके की पार्टी से पहले पांडे वर्सेस यादव की पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सोच रहे हैं कि पांडे वर्सेस यादव की क्या पॉलिटिक्स है। पहले आपको बताते हैं पीके की पार्टी के बारे में। पटना के वेटनरी ग्राउंड में पीके ने जन सुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया और खुद पार्टी का अध्यक्ष न बनकर एससी समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जन सुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। पीके ने मनोज भारती के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया कि वो दलित समुदाय से हैं, बल्कि इसलिए चुना गया कि वो काबिल है और दलित समुदाय से भी आते हैं। जन स्वराज की लॉन्चिंग के दौरान पीके ने क्या कहा और सबसे पहले वो सुनते हैं। एक आंकड़ा याद रखिए, यहां समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी, खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन सुराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। एक नई सोच के साथ पीके ने अपनी पार्टी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 2025 तक रुकना नहीं है, 24 में ही बिहार की दूसरी पार्टियों का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। नवंबर 2024 में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट, और जहां से जन सुराज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव में ताल ठोकेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि पार्टी में जनप्रतिनिधियों के लिए वापसी का अधिकार, राइट टू रिकॉल, लागू रहेगा। अपेक्षा पर खरे नहीं उतरने वाले लोगों को वापस किया जाएगा।
पार्टी टिकट देने से पहले सभी शपथ पत्र हस्ताक्षर करवाएगी। अगर उम्मीदवार जीत जाता है तो उसकी विधानसभा में जनसुराज के 1/3 संस्थापक सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वोटिंग होगी और मतदान में हारने के बाद शपथ पत्र के मुताबिक उसको इस्तीफा देना होगा। यानी यहां पर शुचिता की भी बात की जा रही है। पीके ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देंगे, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में जाति व्यवस्था बहुत हावी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और जिससे खुद पीके बच नहीं पाए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम का ऐलान करते समय वो किसी न किसी बहाने ये बता गए कि मनोज भारती एससी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में करीब करीब 20% है। ऐसे में उनकी नज़र इस वोट बैंक पे है। प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग से पहले बिहार में पांडे वर्सेस यादव की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीके की जाति बताते हुए उनके द्वारा लगातार तेजस्वी यादव पर जो हमला किया जा रहा था उसका जवाब दिया। आप भी जरा सुनिए। कि आए हैं ये यहाँ पे बिहार के बच्चा लोग को उद्धार करने के लिए, किसको दिखावा दे रहे हैं। अरे पीके पांडे जी हैं कौन भाई? पांडे जी लोग का काम है यादव जी को गाली देना, तभी ना दुकान चलेगा। बीजेपी की बी टीम है। जब इनको आप नोटिस नहीं लीजिएगा ना तो अनाप शनाप बोलेंगे, बहन बेटी को गाली देंगे, लालू जी को कोसेंगे, तेजस्वी को कोसेंगे। तो कोसने दीजिए। पीके पांडे जी, सोखे पांडे जी जितने भी हैं इनका काम ही है बोलने दीजिए। चलो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद के कारोबारी ख्वाजा मोहम्मद गौस खान को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। घोड़ों के कारोबारी और शौकीन गौस खान को एक और शौक था और वो शौक काफी महंगा था। और बड़ी बात यह है कि गौस पर अपने इस सनक को पूरा करने के लिए क्रूर मजाक करने का भी इल्जाम है। क्या आरोप है, क्या नया खुलासा है और गौस खान को लेकर क्या उसका नया शौक है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ख्वाजा मोहम्मद गौस खान को लेकर एक और खुलासा। बारहसिंगा के शिकारी की तस्वीर के बाद गौस खान पर लगा एक और इल्जाम। घोड़ों और घुड़सवारी के शौकीन गौस खान के एक और शौक को लेकर मिला नया दावा। इंडिया डेली की असर के बाद गौस खान से जुड़ा एक और सच आया सामने। ये तस्वीरें गवाही हैं शिकारी खान के उस शौक की जिस पर अब जाकर पर्दा उठा है। वो भी तब जब बारहसिंगा के शिकार की वायरल तस्वीरों से लखनऊ मलिहाबाद के कारोबारी ख्वाजा मोहम्मद गौस खान सुर्खियों में आ गया। तो अब उसे लेकर नए नए खुलासे भी होने लगे हैं। इस बार जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस मामले में जो जानकारी सामने आ रही है, जो दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक गौस खान और उसके रिश्तेदार डॉग फाइट के शौकीन रहे हैं और बाकायदा इससे पैसे भी कमाते रहे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह बेहद कीमती नस्ल के ये डॉग हैं जिनके साथ गौस खान ने ये तस्वीरें खिंचाई हैं। ये तस्वीरें काफी पुरानी बताई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की तरफ से कराई गई एफआईआर में गौस खान के साथ ही उसके विरोधी लल्लन खान को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन लल्लन खान का परिवार शिकार में शामिल होने से इनकार करता आ रहा है। इंग्लैंड में मौजूद लल्लन खान के बेटे ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। लल्लन के बेटे इराज खान ने अपने घर की तलाशी लेने की बात भी कही है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। नमस्कार, मेरा नाम एराज अहमद खान है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक विनती करना चाहूँगा
प्रशासन से, जो कि गौस खान ने मेरे घर खुलवाने की जो बात करी है, बिल्कुल खुलवाएं घर मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं मिलना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी और ने वन जीव की हत्या की होती तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई होती, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी धाराएं लगी हैं और उन नॉमिनल सी धाराओं में गौस खां को जो है वो बेसिकली उनके ऊपर अप्लाई की गई हैं। और तीसरी बात ये है कि इसके अंदर SHO मलियाबाद जो हैं वो बुरी तरीके से शामिल हैं। एक साइडेड केस है और उन्हीं ने जो बरामद हुई थी, जो खालें बरामद हुई थी, जो ब्लैक बक का बच्चा बरामद हुआ था, वो सब उन्हीं ने कुछ भी नहीं दिखाया है FIR रिपोर्ट में। तो मेरी प्रशासन से सिर्फ इतनी गुहार है और मेरी प्रशासन से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बिल्कुल घर खुलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, घर खुलवाइए, मीडिया के साथ में जाए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दिखवाइए। क्योंकि मुझे SHO सुरेश सिंह के ऊपर अब मुझे कोई भी विश्वास नहीं रह गया है। और मैंने जैसे पहले कही थी ये बात कि मैं इंटरनल मिनिस्ट्री में जो हूँ, इनके नाम की एक रिटन कंप्लेंट डालूंगा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में, और मैं वो ज़रूर डालूंगा। मैं अपने ऑलरेडी लॉयर से यहाँ बाहर जो मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं अपने ऑलरेडी लॉयर से डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट आर गोइंग टू बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट, कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी मैनेजेबल फ्रॉम माय साइड, कि मैं इंडियन एम्बेसी में भी जो हूँ मैं जाऊँगा और मैं उनसे बात करूँगा। इराज अपने परिवार के खिलाफ गौस के लगाए आरोपों को लेकर वकील से मशवरा कर रहे और इस मामले में पुलिस के एक्शन पर वो हर मंच से इस मामले को उठाएंगे, ऐसा दावा कर रहे। इराज ने यह भी कहा है कि गौस के पास हथियारों का जखीरा भी है, जिसकी जांच किए जाने की जरूरत है। एम्बेसडर साहब से और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि इनके जो गन्स हैं, जो इनके वेपन्स हैं, वो भी मॉडिफाइड हैं, उनके ऊपर साइलेंसर्स हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? तो बेसिकली मुझे सिर्फ यही लगता है कि एक ही साइड का कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसमें SHO जो सुरेश सिंह है मलियाबाद थाने के, वो इसके अंदर बहुत आगे बढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। क्या उसमें मोटिव्स हैं उनके? आई हैव नो आइडिया कि उनके क्या मोटिव्स हैं, लेकिन मेरी प्रशासन से ज़रूर ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर, आप लोग जो हैं इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, जो कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो, जो कि मलियाबाद थाने से हटा के करी जाए और एक प्रॉपरली करा जाए, क्योंकि ही इज़ अ हैबिचुअल हंटर और ही इज़ अ हैबिचुअल पोचर, जैसे मैंने कल भी ये बात कही थी। लेकिन क्योंकि मलियाबाद थाना, ख़ास तौर से जो सुरेश सिंह हैं, जो SHO हैं मलियाबाद के, उनकी वजह से वहाँ के ऊपर कुछ मतलब सामने कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ सामने आ नहीं पा रहा है कि जो गौस खां के जो करतूतें हैं वो सामने आ नहीं पा रही हैं। बारासिंगा का शिकार कर वन विभाग की कार्रवाई का सामना कर रहे गौस पर लल्लन के परिवार ने कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का मकसद क्या है, ये तो परिवार जाने, क्योंकि वन विभाग की तरफ से हुई कार्रवाई में लल्लन खान भी आरोपी है। ऐसे में बेटे का ये आरोप सिर्फ खुद बचने की जुगत है या फिर इसी बहाने खोलती सच की परत, ये तो पुलिस और वन विभाग की जांच में साफ हो सकेगा। हाँ, इतना जरूर है कि बारासिंगा के शिकार की तस्वीरें वायरल होने और इंडिया डेली की मुहिम के बाद गौस खान की जिंदगी के स्याह पन्ने लगातार खुल रहे हैं। इसमें बस फासला सच और झूठ का बचा है। लखनऊ से अखंड प्रताप शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।